A very good afternoon to all the participants from DTRT Lucknow, and we are doing part 3 of final accounts of non-manufacturing entities. तो ट्रायल बैलेंस के इस इलस्ट्रेशन से शुरू करते हैं कि मान लीजिए कि किसी केस में ये इलस्ट्रेशन है, एक ट्रायल बैलेंस है जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 का ट्रायल बैलेंस है मैसर्स दीपाक्षी नाम से जो कंसर्न है उसका। तो जैसे आप जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस में अलग अलग अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो भी होते हैं वो वहाँ पे लिस्ट किए जाते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट वेयर व्हाट इज लिस्टेड इज द बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स। जैसे आप देख सकते हैं परचेज अकाउंट का डेबिट है 10 लाख का, सेल का अकाउंट का क्रेडिट है 12 लाख का। इस तरह से जितने भी अकाउंट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक भी का भी डेबिट बैलेंस यहाँ दिखाया जा रहा है, और जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर्स हैं उनके भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस यहाँ आप देख पा रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक का भी डेबिट बैलेंस है यहाँ पे, और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है क्रेडिटर्स का बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2016 3 लाख रुपए था। ये 31 मार्च का है। 31 मार्च को जो क्रेडिटर्स का बैलेंस है वो 4 लाख रुपए हो गया है। अब निकालने को क्या कहा जा रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिटर्स को साल के दौरान कितना पैसा दिया गया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या था। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए सबसे पहले हमको लेना होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में हम जोड़ते हैं परचेजेस और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। यहाँ पर चूंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस में अपीयर करता है इसका मतलब ये होता है कि क्लोजिंग स्टॉक को परचेजेस में एडजस्ट कर दिया गया है। यानी परचेज को जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे घटा दिया गया है, परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया गया है और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को डेबिट किया गया है। तो यानी कि जो परचेजेस हुए थे और उसी में से कुछ सेल हो गया, बाकी जो स्टॉक बच गया है, अगर ट्रायल बैलेंस में ये एंट्री आ रही है क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करके और परचेजेस को क्रेडिट किया गया है, यानी परचेज से एंट्री क्लोजिंग स्टॉक में लाई गई है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो परचेजेस है हमारे जो दिखा रखे हैं हमने यहाँ पे 10 लाख रुपए के, इसमें इस परचेजेस के अमाउंट में क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है 10 लाख रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है और एडजस्ट करने के बाद जो राशि है परचेज की वो 10 लाख रुपए है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट कर दिया गया, सॉरी परचेज को क्रेडिट कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करने से ये यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और जो परचेज की राशि वैसे ज़्यादा थी लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक की मात्रा से एडजस्ट हो गई। तो हम ये देख सकते हैं कि परचेजेस को पहले ही कम कर दिया गया रहा है अनसोल्ड स्टॉक से। जो स्टॉक अभी सेल नहीं हुआ, तो हम चूंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं, तो हमको वो वाला परचेज लेना पड़ेगा जिसमें से वो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर दिया गया रहा हो जो कि अनसोल्ड स्टॉक का था।
परचेज में से वो मात्रा घटानी है जो कि क्लोजिंग स्टॉक में बच गई या सेल नहीं हुई। क्योंकि जो सेल हो गया केवल उसका परचेज लेना है, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं। सोल्ड आइटम का जो परचेज प्राइस था उसको ओपनिंग स्टॉक में जोड़ते हैं और उससे हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है। इसको इस तरह से देखना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक को जब हम एडजस्ट कर रहे हैं परचेज से, इसका मतलब हम वो वाले परचेज निकाल रहे हैं जो कि बिक चुके थे और उसका फिर प्राइस ले रहे हैं यहाँ पे। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस जो बिके हुए परचेजेस हैं, दोज आर द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। और उसके बाद दूसरा आइटम जो है वो आपको निकालना है कि कितना अमाउंट क्रेडिटर्स को पे किया गया। ये निकालने के लिए हम देखेंगे क्रेडिटर्स के अकाउंट में पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन था 3 लाख रुपए का। ये कहाँ से पता चल रहा है हमको? यहाँ देखिए क्रेडिटर्स, ये लिखा है 3 लाख रुपए। 1 अप्रैल 2016 को क्रेडिटर्स इतने थे 3 लाख रुपए के। क्योंकि 1 अप्रैल 2016 को क्रेडिटर्स 3 लाख रुपए के थे, तो उसको हमने लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख रुपए। और उसके बाद उसमें हमने जोड़ा परचेजेस। परचेज जोड़ा तो परचेज आ गया 13 लाख रुपए। ये 13 लाख क्यों जोड़ा? क्योंकि हमने जो परचेज अमाउंट यहाँ पे जो लिखा है ये स्टॉक से एडजस्टेड है, तभी ये स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आया है। एक्चुअल परचेज वैल्यू इज 13 लाख रुपीज। सिंस स्टॉक हैज बीन एडजस्टेड हियर देयर, दैट इज वाई यहाँ पे 10 लाख रुपीज लिखा हुआ है। तो एक्चुअल जो परचेज प्राइस है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। यानी सबसे पहले क्या हुआ कि हमें क्रेडिटर्स को 3 लाख रुपए देना था 1 अप्रैल 2016 को। फिर हमने कुछ और परचेजेस भी किए, तो कुल हमें जो देना था वो 13 लाख और देना हो गया। कुल मिला के 16 लाख हमको देना हो गया। 16 लाख हमको देना हो गया। और उसके बाद ये जो 12 लाख है बैलेंस अकाउंट, बैंक अकाउंट का जो बैलेंस का फिगर है, जो बैलेंसिंग फिगर का मतलब जो उसमें से हमने सेल कर दिया वो 12 लाख का हो गया। जो परचेज किया था वो हमने 13 लाख क्या किया था और 12 लाख का हमने सेल कर दिया। तो 12 लाख का जो सेल है वो भी क्रेडिट सेल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको दिखा दिया। ये 12 लाख का हमने सेल किया। तो अल्टीमेटली कितना पैसा देना बाकी रह गया अब हमको? ये 4 लाख रुपए हमको देना बाकी रह गया। ये बैलेंस कैरी डाउन फिगर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्रेडिटर्स हैं 4 लाख रुपए के यहाँ दिखाए जा रहे हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि क्रेडिटर्स अगर दिखे 4 लाख तो बैलेंसिंग फिगर अपने आप ही 12 लाख आ जाती है। और हमको जो निकालना है यहाँ पर वो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स निकालना है। तो ये परचेज को निकालने का तरीका दिया हुआ है यहाँ पे। तो अमाउंट विच इज पेड टू क्रेडिटर्स ये है 12 लाख रुपए। क्योंकि 4 लाख रुपए हमारे फिर भी बच गए, तो बचा कितना? 12 लाख रुपए। ये अमाउंट जो है क्रेडिटर्स को जब पे किया जाएगा तब जाके ये 4 लाख बचेगा। इसमें क्या किया गया है कि सेल की वैल्यू नहीं दी गई है। 4 लाख रुपए हमने कैरी डाउन करा है, क्योंकि ये कैरी डाउन कहाँ से आ रहा है? जो क्रेडिटर्स का बैलेंस है ये कैरी डाउन कर रहे हैं हम 4 लाख रुपए। तो हमने 4 लाख रुपए लिख दिया। और 4 लाख रुपए लिखने के बाद 12 लाख हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए। तो ये वो राशि है जो कि क्रेडिटर्स को दी गई होगी, तभी इतनी राशि 4 लाख बच गया। 12 लाख हमने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला देखना है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं,
कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में मेंशन नहीं है तब ओपनिंग स्टॉक और परचेज जो ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहे हैं, जो भी ओपनिंग स्टॉक और परचेज अपीयर हो रहे हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक वहाँ नहीं है तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक इन्हीं में निहित है, इसमें अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी निहित है या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निहित है। क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैचिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बनाते हैं, यानी कि जितना हमको सेल दिखाना है उसी का खर्चा हमको दिखाना है, उसको मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो जो अनसोल्ड स्टॉक है वो हमारा कॉस्ट में नहीं आना चाहिए। अनसोल्ड स्टॉक शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट एंड देयरफॉर इट इज़ डिडक्टेड। नाउ देयरफॉर इन दिस केस जो हमको अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो ओपनिंग स्टॉक में हम परचेज जोड़ेंगे, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, जैसे हमने ऊपर देखा है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो बिका नहीं था, इसलिए अनसोल्ड स्टॉक को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि हम निकाल रहे हैं उन गुड्स का कॉस्ट जो कि सेल कर दिए गए थे। अब देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या क्लोजिंग एंट्रीज की जाती हैं। एक तो एंट्री की जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए, यानी ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाएगा ओपनिंग स्टॉक के साथ, जिसके लिए हम इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। उसके बाद जब कोई परचेज रिटर्न होता है तो वो रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं उसको। जब भी कोई परचेज रिटर्न होता है तो उसमें डेबिट होगा रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट और परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब भी परचेज अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब ये है कि हम परचेज हमने माइनस कर दिया, क्योंकि जब परचेज बढ़ता है तो डेबिट होता है, जब परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है मीन्स परचेज हैज बीन रिड्यूस्ड, परचेज कम हो गया और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट जो है डेबिट हो गया, इसका मतलब वो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में वो डेबिट चला गया। तो जो भी परचेज रिटर्न किया गया उसको रिटर्न आउटवर्ड में हमने डेबिट कर दिया, दिखाने के लिए कि इतना परचेज रिटर्न हुआ है, और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही जब रिटर्न वापस आता है, यानी सेल रिटर्न होता है जब, तो हम सेल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में दोनों इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ग्रॉस सेल की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और परचेज की भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और कितना रिटर्न प्राप्त हो रहा है उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मतलब जो सेल रिटर्न आया है उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, परचेज रिटर्न, ग्रॉस सेल, ये सब इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और फॉर परचेज अकाउंट, परचेज के अकाउंट्स के लिए हम क्या करते हैं कि हम डेबिट कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो एक तरह से ट्रेडिंग अकाउंट में वो डेबिट चला गया और परचेज अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। तो जो एंट्री आएगी डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट की आएगी टू परचेज अकाउंट, और ये अमाउंट वो है, नेट अमाउंट है आफ्टर रिटर्न। परचेज अकाउंट का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। एक्सपेंसेस के लिए जो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करने हैं हमको, जैसे वेजेस को डेबिट करना है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं और जो भी वेजेस का अकाउंट है जैसे उसको क्रेडिट कर देते हैं, यानी जो भी कंसर्न एक्सपेंसेस अकाउंट को उसको क्रेडिट कर देते हैं। ऐसे ही सेल्स के लिए हम सेल अकाउंट को डेबिट करते हैं नेट अमाउंट से आफ्टर रिटर्न, और ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कंसर्न अकाउंट्स क्लोज करे जा रहे हैं और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बनता जा रहा है। पर्टिकुलर अकाउंट जैसे सेल अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया डेबिट करके, और ट्रेडिंग अकाउंट में वो आइटम चला गया।
अब क्लोजिंग इन्वेंट्री का जहाँ तक सवाल है, हम इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोजिंग स्टॉक से क्रेडिट कर देते हैं। तो जो इन्वेंट्री अकाउंट है उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके भी लेके जाएंगे, क्योंकि हमने उसको डेबिट किया है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और ये अमाउंट इन्वेंट्री अकाउंट का जो है ये बैलेंस शीट में अपीयर होता है। तो इसके बाद अगर हम समरी के देखें एंट्रीज की, तो ट्रेडिंग अकाउंट को जो हमने डेबिट किया है, तो हमने ओपनिंग इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट किया, परचेज अकाउंट क्रेडिट किया, वेजेस अकाउंट हमने क्रेडिट किया और फ्रेट ऑन परचेज अकाउंट को भी हमने क्रेडिट किया। और सेल्स के कारण से सेल्स अकाउंट के लिए हम क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और सेल्स अकाउंट को जब हम डेबिट करते हैं तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट को भी डेबिट करते हैं, लेकिन और ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो इसके द्वारा जो क्लोजिंग स्टॉक है और सेल्स वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई पड़ते हैं। अब इससे क्या हुआ कि ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, और अगर क्रेडिट साइड कम है डेबिट साइड से ट्रेडिंग अकाउंट के, तो ग्रॉस लॉस होता है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब हम देख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जा रहे हैं। हम ट्रेडिंग अकाउंट को कर देते हैं डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट, अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो। अगर हमारा ग्रॉस लॉस आया था तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देंगे डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। अब अगला उदाहरण देखते हैं, इलस्ट्रेशन 2। और इलस्ट्रेशन 2 में कहा जा रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री है 1,00,000 रुपए, परचेज है, कैरेज इनवर्ड्स है, वेजेस, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री। बेसिकली आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जो चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ दी जा रही हैं। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स का फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च, और उसमें क्लोजिंग एंट्री पास करनी है जर्नल में। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ एबीसी ट्रेडर्स का ये हमने अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट, और एक एक एंट्री इसमें आ रही है और जर्नल एंट्री इस तरह से एक एक करके देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो रिटर्न आउटवर्ड था 72,000, परचेज अकाउंट को उससे क्रेडिट किया और रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट कर दिया। दिस टू अकाउंट फॉर द रिटर्न, जो हम लोग परचेज रिटर्न कर रहे हैं उसको अकाउंट फॉर करने के लिए है। उसके बाद सेल्स अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को हम कर रहे हैं क्रेडिट, जहां पर हमने सेल्स रिटर्न आया है। सेल्स रिटर्न के लिए हम सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि जब हमने सेल किया था तो सेल अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो हम सेल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को हम क्रेडिट कर दे रहे हैं। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है जब रिटर्न इनवर्ड आती है। उसके बाद सेल अकाउंट के बैलेंस को अब हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जा रहे हैं। तो जो भी सेल अकाउंट का बैलेंस था 10,00,000 रुपए, वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जा रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि सेल वहाँ जा रही है, और सेल अकाउंट को क्लोज कर देंगे 10,00,000 का डेबिट कर। तो जो सेल है वो कैसे आई है हमारे पास, सेल माइनस रिटर्न, 11 माइनस 1 यानी 10,00,000 रुपया हो गया। इसीलिए 10,00,000 रुपए से हम 10,00,000 रुपए की एंट्री हम ट्रेडिंग अकाउंट में हमने कर दी। तो ये एंट्री यहाँ दिखाई भी पड़ रही है, ये 10,00,000 रुपए की एंट्री यहाँ पे वो दिख रही है। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है।
ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या क्या चीज़ आती है ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके अलावा कोई और चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगी। माल को जगह पे गोडाउन में ले जाके रखने का जो भी और भी खर्चा होता है, डायरेक्ट खर्चा, और जो उसको बेचने लायक बनाने का जो भी खर्चा है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। और इसके अलावा ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, वेजेस और कैरीज इनवर्ड के जो बैलेंसेज हैं, उनको हम लोग को क्लोज करके और ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे ये अकाउंट सारे जो हैं हम क्रेडिट करके क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये डेबिट बैलेंस इनमें होता है। बाद में हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को डेबिट करके ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जा रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी क्लोजिंग एंट्री जा रही है, और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री हमारी डेबिट साइड में जो डेबिट हो रही है, दैट इज गोइंग टू द बैलेंस शीट स्ट्रेट अवे। और ट्रेडिंग अकाउंट 2 लाख रुपए से हमारा क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट आया, उसको ग्रॉस प्रॉफिट को हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट, ये अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है। ये भी एंट्री इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट को हम 4,20,000 की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपको दिखेगी। ये है आपका 4,20,000। तो इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो गया और ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट हो गया। और उसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट जो आया, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा, तो उससे अकाउंट बंद हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट से क्रेडिट हो जाएगा। अगर ये ग्रॉस लॉस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमको डेबिट करना पड़ता, और ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट को उस केस में क्रेडिट करना होता, या ग्रॉस लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना होता। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, नाउ विल डू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट के साथ क्रेडिट साइड से। जब भी ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और अगर कोई ग्रॉस लॉस है तो उसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इट विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड। और उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे, आफ्टर दैट ऑल दोज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट, जिनको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखा गया है, विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो बचे हुए एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, और उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। उसके अलावा जितने भी और इनकम या गेन्स होंगे, उनको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम खर्चा वर्ड या एक्सपेंसेस वर्ड को ठीक से समझे हैं, तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि कौन से आइटम ऐसे हैं जो कि डेबिट होने चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, खर्चे वाले, एक्सपेंसेस वाले। और उन आइटम्स को भी हम अलग कर सकते हैं जो हमारे एसेट्स हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि खर्चा कभी एसेट एक्वायर करने के लिए भी होता है, और खर्चा एक्सपेंस बियर करने के लिए भी होता है। फर्दर इट में भी नोटेड कि एक्सपेंसेस जो हैं वो जो कि पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डेबिट होते। केवल जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रेवेन्यू लॉसेज हैं, यानी बिजनेस के जो एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं, वही डेबिट या क्रेडिट होते हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं। अब मॉडर्न थिंकिंग के अनुसार ये जरूरी हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाए ऐसे इस तरीके से कि रीडर को करेक्ट आइडिया मिल जाए कि प्रॉफिट कितना मिल रहा है, कितना कमा रही है फॉर्म, या लॉस कितना उसको सफर करना पड़ रहा है उस पीरियड के दौरान, और कितना उसके साथ सिग्निफिकेंट फैक्टर कितना है। तो बहुत सारे जो मतलब मेन चीज़ें पता लगनी चाहिए देखते ही, और टू मेनी बहुत सारे डिटेल जो होते हैं वो उस पर्सन को प्रिवेंट कर देंगे प्रॉपरली जानने से कि कौन कौन से फैक्टर्स प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। और इसलिए
वही वही आइटम दिखाने चाहिए जो कि सेलिंग या फाइनेंसिंग या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डिटेल वहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो जो होता है वो इस प्रकार से दिखता है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक प्रारूप दिया हुआ है एक तरीके से, कि पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करते हैं या ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन करते हैं डेबिट साइड में। जो इनकम्स हैं वो इस टाइप की हो सकती हैं: डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट समवन, और शेयर से जो डिविडेंड प्राप्त होता है वो भी है। देन देयर में भी सम एबनॉर्मल गेन्स, जैसे हमने मशीनरी बेची या कोई इन्वेस्टमेंट बेचा तो उससे एबनॉर्मल गेन कहीं हो गया। दूसरी तरफ जो एक्सपेंसेस हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जाते हैं उनमें है सैलरी है, फिर ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, टेलीफोन चार्जेस, ये सब खर्चे हैं आप देख सकते हैं। इंश्योरेंस है, ऑडिट फीस हैं, लीगल चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं। उसके बाद मेंटेनेंस के जो खर्चे हैं वो भी होते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट का मेंटेनेंस या रिपेयर्स, और जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है, ह्रास का अमाउंट, जो ऑफिस इक्विपमेंट पे, फर्नीचर पे, बिल्डिंग पे, वो भी एक तरह का खर्चा होता है, यानी घटत है बिजनेस में। उसके बाद बेचने के और डिस्ट्रीब्यूट करने के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि सैलरी, सेल्स स्टाफ की जो सैलरी होती है, दैन एडवर्टीजमेंट, गोडाउन का रेंट देना, कैरिज आउटवर्ड, बैड डेट, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड सेलिंग कमीशन। उसके बाद फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी होते हैं, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिस्काउंट ऑन द बिल्स, डिस्काउंट विच वॉज अलाउड टू द कस्टमर्स। एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, अगर मशीनरी के सेल पे लॉस हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट के सेल पे लॉस हो गया, फायर से कोई लॉस हो गया, ऑफकोर्स इसमें जो पैसा भरपाई होती है इंश्योरेंस कंपनी से वो माइनस किया जाएगा पहले। और ये सब करने के बाद, खर्चे माइनस करने के बाद और इनकम्स को ऐड करने के बाद, या इनकम्स को क्रेडिट साइड में लाने के बाद और खर्चों को डेबिट साइड में लाने के बाद जो बैलेंस बचता है, दैट इज वो होता है नेट प्रॉफिट। नाउ ग्रॉस लॉस डेबिट साइड में आता है, ये हमने देखा ही है। तो अच्छा आइडिया तो ये है कि हम जितने खर्चे हैं उनको अलग शेड्यूल में दिखाएं, या उनका टोटल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोमिनेंटली दिखा दें, और जब भी आइटम बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस तरह से उसका वर्गीकरण करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इनकम साइड है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा अलग अलग टाइप के इनकम्स भी आते हैं, जैसे अभी हमने देखा है। अब एक एक करके कुछ आइटम्स को लेते हैं, जैसे ड्राइंग। ड्राइंग जो होता है, जैसे कोई ओनर है या पार्टनर है अपने निजी खर्चे के लिए पैसा निकाल रहा है, तो उसके कैपिटल अकाउंट से घटेगा। जब कैपिटल अकाउंट जब बढ़ता है तो तब वो क्रेडिट होता है, जब घटता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पे ड्राइंग्स को क्रेडिट करते हैं हम, और कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं जब भी कोई ड्राइंग किया जाता है। ड्राइंग का मतलब है वापस निकालना, ड्रॉ करना, विड्रॉ करना अपने कैपिटल को पर्सनल खर्चे के लिए। तो अगर कोई प्रोप्राइटर ने कोई बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट एंजॉय किया है, जैसे उसने फर्म की कार यूज़ कर ली, तो उसके लिए सूटेबल अमाउंट जो है उसका ड्राइंग ट्रीट करना किया जाना चाहिए। एंड उस हद तक जो चार्ज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, टू दैट एक्सटेंट द चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी रिड्यूस्ड। का मतलब यह है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंसेस जा रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा, और वो चार्ज ड्राइंग में चला जाएगा। उसके उसी तरह से जो इनकम टैक्स है, कंपनीज के केस में जो इनकम टैक्स पेबल होता है उसको अदर एक्सपेंस मानते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में इनकम टैक्स को एक पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, और उसको
एक पर्सनल एक्सपेंडिचर के रूप में यूज करके ड्राइंग में लिया जाएगा। मतलब चूंकि उसको इसीलिए कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और इनकम टैक्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि प्रोप्राइटर का बेसिकली जो इनकम टैक्स अकाउंट है उससे कैपिटल अकाउंट घट रहा है उसका, और वो अपना इनकम टैक्स उससे दे रहा है। ये जो इनकम टैक्स अकाउंट है ये प्रोप्राइटर का इनकम टैक्स अकाउंट है। यहाँ पे ये बिजनेस का नहीं है। Now this is because the tax rate will depend on the total income of the partners of proprietor besides the profit of the firm. तो जो भी टैक्स डेबिट करा जाना है उसको डिपेंड करता है कि फर्म कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो अगर फर्म पे कर देती है इनकम टैक्स पार्टनर्स के बिहाफ पे, तो ये जो पेमेंट है ये पर्सनल इनकम टैक्स माना जाना चाहिए और ये ड्राइंग में जाना चाहिए, शुड बी ट्रीटेड एज ड्राइंग। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड की एंट्री होती है। हमने देखा कि डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तब अलाउ होता है जब जो ऑर्डर है गुड्स का वो एक बिलो सर्टन फिगर नहीं होता, यानी एक सर्टन अमाउंट का ऑर्डर मिलता है तो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, और इसको इनवॉइस में ही घटा दिया जाता है। इनवॉइस का जो अमाउंट है उससे घटा दिया जाता है, और केवल नेट अमाउंट जो इनवॉइस का है वही हम बुक्स में एंटर करते हैं, और ग्रॉस अमाउंट इनवॉइस का हम बुक्स में एंटर नहीं करते हैं। इसको घटाने के बाद ही बुक्स में एंटर करते हैं। और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट का और कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। कैश डिस्काउंट तब अलाउ किया जाता है कस्टमर को जब वो पेमेंट करता है एक डेट से पहले, तो वो कस्टमर को दिया जाता है कि आप पेमेंट जल्दी कर देंगे तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट है एक पर्टिकुलर मात्रा से ज़्यादा के ऑर्डर पे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो उसके बाद डिस्काउंट जो रिसीव किया जाता है वो सचमुच में इंटरेस्ट की तरह से है, और इसीलिए डिस्काउंट जो अलाउड है वो इंटरेस्ट पेड की तरह से है, और डिस्काउंट जो प्राप्त हुआ है वो एक गेन है, फ़ायदा है, और उसको इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आते हैं अगले पे, रिबेट। व्हाट इज रिबेट? Rebate is the allowance given to a customer when his purchases during a period say 1 year total up to a certain figure. जब एक कस्टमर ज़्यादा परचेज करता है तो उसको रिबेट दिया जाता है। मान लीजिए फर्म ने एक रिबेट अलाउ कर रखा है 4% का उन कस्टमर्स को जो एक साल में 5,000 से ऊपर का परचेज करते हैं, कम से कम, या 5,000 या उससे ऊपर का। एक कस्टमर ने 4,500 का परचेज किया तो उसको रिबेट नहीं मिलेगा। एक और कस्टमर ने 5,100 का परचेज किया उसको मिलेगा। 5,000 के परचेज पे मिलता है। तो रिबेट की जो एंट्री है वो लेकिन साल के अंत में की जाती है, और रिबेट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, और बाद में वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ऑन द डेबिट साइड। तो शुरू में जब हम रिबेट देते हैं तो हम कहते हैं रिबेट अकाउंट डेबिट और कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। कस्टमर को रिबेट दे दिया, और साल के अंत में हम रिबेट को ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिबेट अकाउंट क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। उसके बाद आता है बैड डेट। जब भी कस्टमर पेमेंट नहीं कर सकता किसी अमाउंट का जो उससे ड्यू है, और सारी आशाएं रिकवरी की ख़त्म हो जाती हैं कंपनी के पास, तो कंपनी उसको बैड डेट कहती है। तो बैड डेट एक तरह का फर्म के लिए लॉस है, और इसलिए बैड डेट अकाउंट को डेबिट किया जाता है।
और बाद में उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जब बैड डेट होती है तो जब जैसी कोई डेट बैड हुई तो हम कहते हैं बैड डेट अकाउंट डेबिट, और जो कस्टमर है उसके नाम क्रेडिट कर देते हैं। और उसके बाद जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको ले जाना होता है तो बैड डेट अकाउंट को हम क्रेडिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देते हैं। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट होता है, अगर प्रोविजन पहले से बनाया गया है, हैज़ ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड, तो बैड डेट को राइट ऑफ करना चाहिए पहले उस अकाउंट से। अगर हमने प्रोविजन कर रखा है तो जब कोई डेट बैड हो जाती है तो बैड डेट को हम उस अकाउंट से के अगेंस्ट एडजस्ट करें। वो कैसे करते हैं? हम बैड डेट, जब कोई डेट बैड हुई तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट हमने बनाया था जब, तो उसको हमने क्रेडिट किया था। अब वो उस प्रोविजन को ख़त्म करेंगे तो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और बैड डेट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और इस प्रकार से इन केस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, in case of provision for bad debts has already been prepared, in case the provision has been prepared, then bad debt has to be first written off from it. जब हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट को डेबिट किया और बैड डेट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, दैट मीन्स वी आर रिड्यूसिंग द प्रोविजन एंड एडजस्टिंग द बैड डेट्स अगेंस्ट दैट प्रोविजन। तो यहाँ पे बैड डेट अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट और प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट। अब बाद में मान लीजिए कि अमाउंट रिकवर हो जाता है बैड डेट वाला, तो उसको गेन ही मानना चाहिए, गेन के तरह से ही मानना चाहिए, और फिर इसलिए उसको क्रेडिट नहीं करना चाहिए पार्टी को जो पे कर रही है, बल्कि उसको बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में उसको जाना चाहिए। तो इसका मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेबिट। ये बैड डेट जब रिकवर हो जाती है तब की एंट्री है। बाद में क्लोजिंग एंट्रीज की जाती हैं। तो जर्नल में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए जो क्लोजिंग एंट्री की जाती हैं, क्योंकि हम अलग अलग अकाउंट्स को अल्टीमेटली ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ला रहे हैं, इन एंट्रीज को क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। हमने पहले ही देखा है कि जो एंट्रीज हैं जो हमें करनी होती है फॉर मेकिंग द ट्रेडिंग अकाउंट एंड फॉर ट्रांसफरिंग द ग्रॉस प्रॉफिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम देख चुके हैं। अब हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट करना है और उसको कंप्लीट करने के लिए हम 3 एंट्री करेंगे। पहली एंट्रीज कैसी करेंगे? जब हमको आइटम जो डेबिट करने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उन आइटम से डेबिट करके उन आइटम्स के अकाउंट में क्रेडिट जाएगा, यानी क्रेडिट टू सैलरी अकाउंट। क्रेडिट क्यों जा रहा है? क्योंकि खर्चे हैं ये, तो इनका अकाउंट को बंद करने के लिए उसमें डेबिट बैलेंस होगा तो उसको हमको क्रेडिट करना पड़ रहा है, और क्रेडिट करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं सेम अमाउंट से, तो वो जो एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। उसके बाद जो भी गेन्स हैं उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं और उन अकाउंट्स को बंद करने के लिए उनको डेबिट कर देते हैं, जो गेन्स वगैरह हैं या इनकम्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी चाहिए। और उसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ या जो नेट प्रॉफिट हुआ उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप देख सकते हैं, उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा है बराबर हो जाता है। उसमें बहुत से क्रेडिट जा रहे थे तो अब डेबिट आ गया, यानी बराबर हो गया अकाउंट, और अब उसका जो बैलेंस है दैट गोज टू द कैपिटल अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट है दैट गोज टू द कैपिटल अकाउंट, और अगर नेट लॉस होता है देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। So with that we end today's session here, and we will start with illustration 3 in our next session tomorrow.
So please download this document from the ICAI website, and please go through it so that you can raise the relevant questions here. So thank you very much for having joined us in this session. This session is brought to a close with that.